जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखता है, दुनिया उसी के हौसले की मिसाल देती है। कोशिशें जारी रखें, सफलता निश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं रोजाना रात को 9 बजे, रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे जनमत में। और आज कौन से मुद्दे हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जरा वो मुद्दे भी मैं बताता चलूं, ताकि आप जाने कि आगे क्या है खास। दंगाई पर चला बुलडोजर, क्या नागपुर का मामला है, और नागपुर पर जो भड़काऊ बयान जो देता है उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या उसकी हम तस्वीर आपके सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे, ये आपको बताएंगे पहले मुद्दे में। फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे वीर राजाओं का अपमान करना, हमारे महान योद्धाओं का अपमान करना कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? अब नहीं करता। अगर कोई अपमान करता है हमारे वीर योद्धाओं का, तो करारा जवाब देती है जनता, चाहे नेता खुद को कितना ही बड़ा क्यों ना समझे। और सुदर्शन न्यूज तो कभी नहीं छोड़ता। फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कुणाल कामरा की पिटाई, धुलाई पिटाई, और क्या कहा जाए ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपनी सीमाओं को लांघता है, ना ही पत्रकारिता को समझता है, तो पत्रकारिता में घुसने का प्रयास करता है, पत्रकारों को हरास करता है, और साथ ही साथ ये राजनेताओं को भी नहीं समझता तो उनके पीछे लगने का प्रयास करता है। और हर किसी के साथ जो है, आप कहते हैं ना कि हर बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, हर बार एक गलती, सेम गलती को दोहराना नहीं चाहिए, कभी ना कभी आपको उल्टा पड़ ही जाता है। तो कुणाल कामरा को अब पड़ गया उल्टा, क्या हुआ उसके साथ वो भी बताएंगे। चलिए फिर आगे। अब योगी सरकार के जो है 8 साल, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कैसे बेमिसाल है, क्या कुछ खास हुआ है, उत्तर प्रदेश के शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में तमाम चीजें आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आज सबसे पहले, क्योंकि जनमत में हम विश्लेषणात्मक कार्यक्रम है हमारा, हम आपको मुद्दों को समझाते हैं, उसका विश्लेषण करके आपको दिखाते हैं। लेकिन जब महत्वपूर्ण खबर हो तो बाकी चैनल में आप कोई भी शो देख रहे हो, आप ब्रेकिंग को मिस कर जाएंगे, लेकिन यहां मिस नहीं करेंगे। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले में बड़ी खबर आ रही है। यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग सामने आ रही है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है, ये आपको बता दें। बार एसोसिएशन पहले से ही विरोध कर रहा था, अब बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है और एसोसिएशन की आम सभा में पारित हुआ है ये प्रस्ताव। तो इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश कर डाली है, अनुरोध किया है। यह अनुरोध न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले के बाद किया गया है। बार एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि न्यायमूर्ति वर्मा का किसी भी हाई कोर्ट में स्थानांतरण ना किया जाए और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों से जांच कराई जाए। एसोसिएशन ने कॉलेजियम प्रणाली पर भी सवाल उठाए और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा दिए गए सभी निर्णयों की समीक्षा करने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने सोमवार को मीडिया को बताया कि एसोसिएशन की आम सभा में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इन प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार से सिफारिश करें। अनिल तिवारी ने कहा कि बार एसोसिएशन किसी भी कीमत पर न्यायमूर्ति वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट या इसकी लखनऊ पीठ या किसी अन्य हाईकोर्ट में स्थानांतरण नहीं चाहता है। तो ये आपको बड़ी खबर इस वक्त की हम बता दें। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप जी, इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हुए, टेक्निकल टर्म्स होती हैं और कोर्ट का मामला होता है, इसलिए आपके मुख से ज्यादा बेहतर होगा। जरा समझाइए कि भाई विरोध कितना संभव और क्या इसका आगे कहां तक रास्ता जा सकता है। ये एकता तो नजर आ रही है एसोसिएशन में। संदीप जी। देखिए, ऐसा है कि अभी तक की जो बात आ रही है, इससे स्पष्ट हो गई है कि कैश रिकवर हुए, कैश जलाए गए और ये सब चीजें साबित हो गई, क्योंकि ये सब वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो है पब्लिक डोमेन में लाए। लेकिन बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ पैर बंधे हुए हैं। किसी तरह का स्टेप लेने की पावर जो है, एक तरह से कहें प्यूनिटिव एक्शन लेने की पावर देश की संसद को है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही पावर है कि या तो ट्रांसफर कर सकती है या रिजाइन करने के लिए बोल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना सारा कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इन्हें रिजाइन करने के लिए क्यों नहीं बोल रही है, या फिर इस तरह से ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है। अगर
दिल्ली हाईकोर्ट में इन्हें काम नहीं दिया जा सकता माननीय न्यायाधीश को, इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम क्यों दिया जाएगा? इन्हें कोर्ट जो है छुट्टी पे भेजना चाहिए। और इस समय अगर आप सेंटीमेंट को देखें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत ही ज्यादा है, और इस बात पर मुझे नहीं लगता है कि वहां के अधिवक्ता समाज एग्री करेगा या सहमत होगा कि किसी भी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो एक आरोपी है, जिसके घर से इतना सब्सटेंशियल एविडेंस रिकवर हुआ है, उसको जो है यहाँ पर न्यायिक कार्य करने दिया जाए। चलिए संदीप जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से पूरे मामले को समझाया, अब इसमें और भी कई पहलू होंगे, लेकिन समय इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से संदीप मिश्रा जी आपने इस पूरे मामले को समझाया था। अब देखिए, मैंने जैसा कहा कि बड़ी खबरों को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जनमत कार्यक्रम रोजाना देखिए, सहपरिवार देखिए, ताकि आप किसी भी खबर को मिस नहीं करें। लेकिन आज की बड़ी खबरों का रुख करते हैं विश्लेषण के साथ। बात करेंगे कुणाल कामरा की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 23 मार्च 2025 को एक लाइव शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक अपमानजनक गीत गाया और उन्हें गद्दार कह डाला। इस पर बवाल मच गया और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका स्टूडियो तोड़ दिया। इस कार्यक्रम के बाद से राजनीति, मीडिया और समाज के विभिन्न हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो आइए इस विवाद के सभी पहलुओं पर विस्तारित चर्चा करते हैं। आप और मेरा संवाद रहेगा। कुणाल कामरा ने अपने शो में एकनाथ शिंदे को गद्दार बताते हुए उनके खिलाफ एक अपमानजनक गाना गाया। उन्होंने कहा कि शिंदे ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, और उनका इशारा बाला साहेब ठाकरे की राजनीति से संबंधित था। इस टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कामरा के स्टूडियो पर हमला कर दिया। शिवसेना ने कुणाल कामरा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के नेता मुरजी पटेल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने कहा है कि कामरा को उनकी टिप्पणी के लिए सजा मिलनी चाहिए और जहां भी वो नजर आए उनके मुंह पर कालिख पोत दी जानी चाहिए। इस बीच कुणाल कामरा को लेकर भाजपा नेता नीतेश राणे ने बयान दिया है। नीतेश राणे ने कहा है कि कुणाल कामरा जहां मिलेगा वहां उसको पीटा जाएगा, साफ साफ। इससे पहले शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कुणाल कामरा की धुलाई करने की बात कही थी। कुणाल कामरा पर इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब ये देखिए, कामरा को मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए बुला चुकी है। कामरा को लेकर शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने कामरा के स्टूडियो को तोड़ने की निंदा की है और इसे गलत बताया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी की भावनाएं आहत, ये जो आवाज सुन रहे थे तोड़फोड़ की है, ये साफ है, कुछ इसमें डाउट नहीं है। और उन्होंने कहा है, कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। स्टूडियो तोड़ने का कोई कारण नहीं था। वहीं विपक्ष के एक धड़े ने कामरा की टिप्पणी को अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा मानते हुए उनके समर्थन में भी बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कामरा ने व्यंग्य के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकताओं को उजागर किया है। ठाकरे ने इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में इसको जो है देखा और कामरा के पक्ष में खड़े हुए। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और क्या कुछ राजनीति चल रही है, जरा आप भी गौर से सुनिएगा। कुणाल कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत यूबीटी वाले, क्या आपकी हालत हुई है? अरे हमें बुरा लग रहा है। हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। थू आपके ऊपर। संजय राउत, अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर। ये क्या भाड़ोत्री लोग आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए पैसा देके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। देखो, करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। इस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने
एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई। कामरा या इस प्रकार के छुटभैया टाइप के लोग हैं और जिनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ ना तो अहमियत है ना हैसियत है, वो अपने को चर्चा में लाने के लिए पहले ये विज्ञापन पे खर्चा करते थे ये लोग। अब उनको एक अच्छा स्टंट मिला है, किसी बड़े राजनीतिक पर टिप्पणी कर दो तो ये चर्चा में आ जाएंगे। इसने जानबूझकर टिप्पणी की है, दंड का पात्र है। और मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे एक मैच्योर्ड, परिपक्व, ईमानदार और संवेदनशील मुख्यमंत्री के बारे में एक बेहुदा टिप्पणी या कोई संवाद करना ये अनुचित है और इसके लिए उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ये तो आप लोग करिए, यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया। अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, ऑपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। व्हाट एल्स? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? बोला ना, एक लाइन में बोल दिया महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते, किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। It is not about taking any law in your hands. It is purely about your self-respect when it comes to elders or respectable citizens of the country, of the state. And when it is about your self-respect, you don't think about it as your family. And when your elders are targeted, you will target someone who is of this mentality. Message is clear. अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shivsena style. अब सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सवाल उठाया कि अगर बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाई जाएगी तो मीडिया और समाज में लोकतांत्रिक आवाजों का क्या होगा। हालांकि ये बयान कुछ हद तक विरोधाभासी है, क्योंकि ये वही जया बच्चन है जिन्होंने कुछ साल पहले रेडियो जॉकी द्वारा सांसदों विधायकों की मिमिक्री पर रोक लगाने की वकालत की थी। अब देखिए कानून और आदेश की स्थिति। एफआईआर और पुलिस की कार्रवाई। इसमें कुणाल कामरा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और इस विवाद के राजनीतिक प्रभाव पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। लेकिन कामरा ने पुलिस को यह आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ी
तो वो अपने वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए कराने के लिए जो तैयार हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भुगतान नहीं मिला है। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोर्ट कहेगा तो वे माफी भी मांग लेंगे, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि ये साफ है कि कामरा को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है। आलोचक ये भी कह रहे हैं कि यह दोगले व्यवहार का परिणाम है, जिसमें एक ही मुद्दे पर अलग अलग रुख अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले केतकी चिताले पर शरद पवार की आलोचना करने के कारण 22 एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें जेल भी भेजा गया था। इस समय जब कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की तो वही लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की थी। वर्ष 2014 में जया बच्चन कह रही थीं कि रेडियो जॉकी को सांसद विधायकों की नकल करने से रोका जाए। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस पर रोक लगाने को कहा था। यानी तब बैन और अब आजादी। हालांकि ये उनकी अकेले की गलती नहीं है, ना वो पहली ऐसी व्यक्ति हैं जो इन मामलों पर दोहरा चरित्र रखती हैं। इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं जब इसी लिबरल समुदाय ने बोलने की आजादी पर दोहरा मापदंड दिखाया है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, मराठी अभिनेत्री ने जो है शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार के दौरान शरद पवार की आलोचना करते हुए एक कविता साझा कर दी थी केतकी पर। इसके बाद 22 एफआईआर दर्ज की गई थी और उन्हें 40 दिन जेल में बिताने भी पड़े थे। तब अभिव्यक्ति की आजादी, कॉमेडी, रचनात्मकता, स्वतंत्रता जैसी बातें जया बच्चन जैसे लिबरलों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी क्या? लेकिन उन्होंने इस पर गौर नहीं किया था कि भाई क्या है ये। केतकी चिताले इस दोहरे मापदंड की अकेली पीड़ित नहीं है। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट समेत ठक्कर को जो है 2020 में इसी सरकार ने इसलिए घर से 200 पुलिस वालों से उठवा लिया था क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार और उनके मंत्रियों की आलोचना कर दी थी। उन्हें भी 21 दिन जेल में रखा गया था। तब भी अभिव्यक्ति की आजादी जैसे पैरामीटर लागू नहीं किए गए थे। और जिन कुणाल कामरा के लिए आज कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उद्धव गुट ये सब दुहाई दे रहे हैं, उसे तो ये सब बोलने का अधिकार ही नहीं है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सुनैना होले ने एक बार महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर दी थी तो उन्हें भी एफआईआर का सामना करना पड़ा था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ एफआईआर कोर्ट ने रद्द कर दी थी। उनके समय भी ये आजादी कहीं किनारे के रास्ते से निकल गई थी। सबसे अधिक दोगलापन तो कुणाल कामरा का ही है, जो विक्टिम कार्ड वो खेल रहे हैं। इसी महायुति सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। ये सब अतिक्रमण के नाम पर की गई थी। आज जो कामरा आजादी का रोना रो रहे हैं और तब उन्हें ही संजय राउत के साथ बुलडोजर के खिलौने मेज पर रखकर पॉडकास्ट किया था और अट्टहास किया था। देखिए, चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तो कुणाल कामरा के मामले में जो है जानकारी वो भी बची हुई आपके साथ में साझा कर देता हूं। देखिए, अब जब शिवसैनिक गुस्सा दिखा रहे हैं तो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। एक बार आप भी उस वीडियो को देखिए, तब आप इस दोगलेपन को, जो दोगलापन चल रहा है ना, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक प्रतिक्रिया आपको इसी दोगलेपन के बारे में हमने तैयार की है, जरा वो वीडियो भी देखिए। जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, मतलब उसका खुल के समर्थन हमने नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई। बीएमसी ने गिराई। ये मेरे पास नहीं है, बीएमसी के पास है। नहीं, पर आपने लिखा ना यहाँ पे वो उखाड़ दिया। हाँ तो क्या हो गया? नहीं, बीएमसी ने उखाड़ दिया ना। नहीं, इस पे आपको ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करूंगा मैं। आप कर लीजिए। उखाड़ दिया इसलिए है, देखो ये सामना है, सामना की अपनी स्टाइल है। करेक्ट। हेडलाइन, एडिट, आर्टिकल जो हम लिखते हैं समय, अब इसलिए लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं। अब ऐसा है कि वो जो लेडी है, क्या उसका नाम, कंगना, एक्ट्रेस है ना वो। हाँ, वो एक्ट्रेस है। तो वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो। ऐसा है कि एक लेडी का सम्मान रखना चाहिए। करेक्ट, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए। तो उखाड़ दिया, उसकी इच्छा थी। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये जो क्या बोलता है उसको, जेसीबी, उसको पद्मश्री मिलने वाला है। हाँ।
और नहीं समझा। करेक्ट। इलीगल काम के लिए चीजों की बहुत जरूरी होती है। हाँ, पर थोड़ा कोइंसिडेंटल है ना कि वो बोल रही है और तभी हमें पता चलता है वो इलीगल है। नहीं, बोली है तब पता नहीं चलता। 2018 मुंबई में ऐसे बहुत से काम है, बहुत से स्टूडियो में भी है जो जहाँ टीवी सिनेमे चलते हैं, वहाँ सब जगह पे इलीगल काम बहुत। अब असल बात यह है कि इनको ना किसी को अभिव्यक्ति की आजादी की इनको पड़ी है और ना किसी को कलाकारों की रचनात्मकता की। बात है कि हम बोले तो ठीक और तुम बोलो तो गलत वाली। ये सिलेक्टिव अप्रोच हमेशा ही ये जो ग्रुप है ना ये अपनाता है और इसके लिए लोकतंत्र तभी मरता है जब इसके ग्रुप का जो कोई कुछ उल्टा सीधा इस पर बोलकर कानून के शिकंजे में आया हो। जब बात दूसरे खेमे की हो तब ऐसा नहीं बोलना चाहिए और कानून अपना काम करेगा जैसी बातें होती हैं। और उदाहरण लेने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाल में तेलंगाना में 2 महिला पत्रकारों पर सीएम रेवंत रेड्डी से ने चाबुक चलाया था। उनके खिलाफ टिप्पणी पर रेड्डी ने कहा था, ये मत सोचिए कि मैं चुप हूं क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं देखिए क्या कुछ कर दूंगा। चलिए अब आपको इसी खबर पर जो पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। आप कुणाल कामरा का समर्थन करते हैं? इस सवाल का 99% लोगों ने कहा ना। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे नागपुर में हुए दंगे की, जिनकी जड़ें फहीम शमीम खान के भड़काऊ भाषणों और उकसावे में हैं। अब एक नया मोड़ ले चुका है यह मामला। फहीम खान जो कि अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है, उसके खिलाफ अब तक कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें दंगे की साजिश रचना, हिंसा को उकसाना और पुलिस पर अभद्र आरोप लगाना शामिल हैं। इस हिंसा में 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे, जिनमें 30 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। इस दंगे में 50 से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और एक डीसीपी को कुल्हाड़ी मारी गई थी। सोचिए, डीसीपी को कुल्हाड़ी मारी गई थी। इस मामले में नागपुर पुलिस ने 100 से अधिक दंगाइयों को गिरफ्तार किया और कई विवादित सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी हटाया है। फहीम खान का घर, जिसे अवैध बताया गया था, अब प्रशासन के निशाने पर है। नागपुर नगर निगम ने 24 मार्च 2025 को उसकी अवैध निर्माण को गिराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। फहीम खान का ये घर उसकी पत्नी के नाम पर है और ये लगभग 950 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जिसमें 2 मंजिलें हैं। नगर निगम की टीम ने पहले ही इस घर को तोड़ने का नोटिस जारी किया था, लेकिन फहीम के परिवार ने इसे तोड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने अपने कदम और मजबूत किए और अब इसे गिराने की कार्रवाई की गई। अब जा रही है, देखिए इस घर को अवैध बताया गया है क्योंकि इसके निर्माण के लिए कोई नक्शा पास नहीं कराया गया था। ये कार्रवाई एक तरह से योगी आदित्यनाथ के योगी मॉडल को लागू करने जैसा प्रतीत हो रही है, जिसमें दंगों और अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माणों और दंगों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ की जाती रही है। नागपुर में फहीम खान के खिलाफ यह कार्रवाई प्रशासन की ओर से एक सख्त संदेश है, जो ये दिखाता है कि दंगाइयों और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दंगे के दौरान फहीम खान द्वारा मुसलमानों को इकट्ठा कर भड़काने का मामला एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। 17 मार्च 2025 को फहीम खान ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को एकजुट किया और उन्हें पुलिस पर हिंदू समुदाय का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उकसाया। इसके बाद ही नागपुर में हिंसा भड़क उठी। इस घटना के बाद से फहीम खान के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। फहीम खान जो पहले 2024 में लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ मैदान में उतरा था, अब पुलिस की गिरफ्त में बहुत बुरी तरह आ रहा था, अब पुलिस की गिरफ्त में है और इस मामले में उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासन ने पहले ही दंगा करने वाले फहीम खान के करीबी लोगों को जो है उनकी 2 दुकानों को सील कर दिया था, जो दंगे के दौरान इस्तेमाल की गई थी। ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से एक कड़ा संदेश है कि दंगाइयों और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ पूरी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर दंगे की जांच और इसके बाद की कार्रवाई ये साफ करती है कि पुलिस और प्रशासन अब किसी भी प्रकार की हिंसा और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देंगे। ये कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से उन दंगाइयों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है जो समाज में उथल पुथल मचाते हैं। नागपुर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फहीम खान और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और ये कदम ये स्पष्ट करते हैं कि राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही चर्चा करेंगे इसी मामले पर, लेकिन उससे पहले पोल आपको मैं दिखा दूं। पोल में जो है प्रश्न हमने आपसे पूछा था वो ये था कि बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हैं। 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% ने कहा ना। बहुमत कहता है कि हाँ, ऐसे लोगों पर चले बुलडोजर।
अब बात करेंगे उस बयान की जो ना सिर्फ समाजवादी पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है, बल्कि भारतीय इतिहास और हिंदू वीरों के प्रति उनकी सोच को भी बेनकाब करता है। समाजवादी पार्टी सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का राणा सांगा जी को लेकर दिया गया विवादित बयान अब सियासी गलियारों में तूल पकड़ चुका है। सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में बाबर के भारत में आक्रमण से जुड़ा एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने राणा सांगा जी को गद्दार और देशद्रोही कह डाला। उनका यह बयान भारतीय जनता पार्टी और राजपूत समाज के नेताओं को भी जो है बिल्कुल भा नहीं आया, बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। वहीं इस विवाद में अब कवि कुमार विश्वास भी कूद पड़े हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कविता के जरिए रामजी लाल सुमन के बयान पर हमला बोला है। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में यह कहा था कि बाबर ने राणा सांगा के निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण किया था और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था। इस बयान पर भाजपा और राजपूत समाज के नेताओं की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, जो राणा सांगा जी को वीर और देशभक्त मानते हैं। भाजपा के नेताओं ने इस बयान की जो कड़ी निंदा करते हुए राणा सांगा जी को देशभक्त बताया। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने के उद्देश्य से दिए जाते हैं और राणा सांगा जी जैसे वीर योद्धाओं को अपमानित किया जा रहा है, जो अपने देश की मिट्टी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि राणा सांगा शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और झांसी की रानी जैसे महान योद्धाओं को भारत की जनता कभी भी देशभक्त मानने से पीछे नहीं हटेगी। इस विवाद पर मध्य प्रदेश के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों को यह समझना चाहिए कि भारतीय इतिहास को झुठलाना नहीं चाहिए। राणा सांगा ने 80 घाव खाने के बाद भी भारत की मिट्टी के लिए वो लड़े, उसे गद्दार कहना गलत है। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, अगर आपको औरंगजेब के तलवे चाटने हैं तो चाटो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत के स्वाभिमान और शौर्य को चुनौती मत दो। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जरा एक बार उन पर भी गौर फरमाइए। मैं इस मुद्दे पर राणा सांगा पर जो सवाल खड़े किए सपा नेता पे, मैं सपा नेता को और उनके अध्यक्ष अखिलेश जी को और उनके सहयोगी राहुल गांधी जी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास को झुटलाओ मत। ये भारत का इतिहास है कि 80 घाव जिस राणा सांगा ने खाकर हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जो वीर योद्धा लड़ा, उस पर सवाल खड़े मत करो। औरंगजेब के तलुए चाटना है तो कांग्रेस, सपा, बसपा सब मिलकर चाटो, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें तो तुमसे उम्मीद यही थी कि तुम जो है कभी जिन्ना के तलुए चाटते हो, कभी औरंगजेब के तलुए चाटते हो, पर भारत के स्वाभिमान को, भारत के शौर्य को चुनौती मत दो। राणा सांगा देश का सूरज है, जिसकी चमक में आज भी हिंदुस्तान जी रहा है और स्वाभिमान के सर उठाकर खड़ा है। राणा सांगा पर सवाल नहीं है, सवाल तो तुम्हारी बुद्धि पर है। और इसलिए मैं पूरी सपा, बसपा, कांग्रेस सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि थोड़ा भी हिंदुस्तान का अंश और तुम्हारे अंदर खून हो तो राणा सांगा से और देश की जनता से माफी मांगो। सूरज पर थूकने से सूरज पर नहीं थूका जाएगा, ये थूक उल्टा तुम पर ही गिरेगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध और पाप किया है राणा सांगा पर सवाल खड़े करके। देखिए, जैसा कि कहा कि भाई औरंगजेब के तलवे चाटने हैं तो चाटो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत का स्वाभिमान और शौर्य चुनौती उसको मत दो। ये प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको सुनाई। कवि कुमार विश्वास का तीखा कटाक्ष, ये भी जान लीजिए। इस पूरे विवाद पर कवि कुमार विश्वास ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे सांस्कृतिक धरोहर के खिलाफ एक हमला बताया है। उन्होंने अपनी कविता में लिखा, जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, जिसका सीधा तात्पर्य था कि कुछ लोग अब तक सूरज जैसी महिमा वाले ऐतिहासिक नायकों पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार विश्वास का यह कटाक्ष इस बात को लेकर था कि ऐसे बयान भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति को कमजोर करने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी कविता के जरिए इस पर कटाक्ष किया है, क्या है वो कविता, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। महाराणा सांगा, जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है, उनसे कह दो ये देश महाराणा की ज्योति जानता है। इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब, उनसे कह दो ये देश लुटेरों को अब नहीं मानता है।
उनसे कह दो ये देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, ये देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग कर घर में रखें, ये देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। तो ये थी वो कविता जिसके जरिए सपा नेता द्वारा राणा सांगा के अपमान पर कुमार विश्वास ने कटाक्ष किया है। अब समझने वाली बात ये भी है कि इस बयान से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या समाजवादी पार्टी ने भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने की दिशा अपना ली है? क्या इस पार्टी का मकसद केवल वोट बैंक की राजनीति करना है या फिर वो सचमुच भारतीय संस्कृति और वीर योद्धाओं का अपमान करने की सोच रखती है? इस मुद्दे पर भाजपा और राजपूत समाज के नेताओं ने जमकर हल्ला किया है और अखिलेश यादव की चुप्पी को भी उनके समर्थन के रूप में देखा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सनातन विरोधी और हिंदू वीरों के अपमान के खिलाफ भारतीय जनता 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी को जवाब देगी? क्या सपा नेताओं को अपनी मानसिकता और विचारधारा पर पुनर्विचार करना चाहिए या फिर वे इसी तरह के विवादों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? ये सवाल अब व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जब पूरा देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने में लगा है, तब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि ये सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर ये मुगलों की भक्ति कब तक चलेगी? क्या यही पार्टी है जो कभी बाबर और औरंगजेब को महान बताती है, कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है और अब वीर योद्धा राणा सांगा का अपमान कर रही है? कुल मिलाकर यह विवाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है बल्कि भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी सोच को भी बेनकाब करता है। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर तात्कालिक सियासी दबाव बनने की संभावना जताई जा रही है। चलिए खबर बताई, बात यहां खत्म नहीं होगी। नाम है कार्यक्रम का जनमत, तो इसमें आप पोल के माध्यम से जो भाग लेते हैं वो पोल भी आपको दिखाएंगे। सपा के कारनामों का 27 में मिलेगा जवाब। ये देखिए, जनता जो है, जनता ही वोट करती है। जनमत की जनता और जल्दी वोट करती है, रोज वोट करती है। आप भी करा करिए। 93% कह रही है हाँ 27 में मिलेगा जवाब भाई। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ जी की। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर और योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक फैसलों पर आधारित एक रिपोर्ट की। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी ने सुशासन, सुरक्षा और विकास की नई राह पकड़ी है और किस तरह से विपक्ष इन उपलब्धियों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे योगी सरकार ने माफिया राज का सफाया किया, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की और धार्मिक गौरव को एक नई पहचान दी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे यूपी ने अपनी पहचान एक नई दिशा में बनाई, जबकि विपक्ष अब भी पुराने आरोपों की राजनीति में उलझा हुआ है। जरा एक खास रिपोर्ट देखिए, अच्छे से समझेंगे। का विमोचन करने का कष्ट। ये है योगी का उत्तर प्रदेश, जहां सुशासन की नई परिभाषा लिखी जा रही है, माफिया राज का सफाया हो रहा है, अपराध पर बुलडोजर और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, धार्मिक विरासत का गौरव लौटाया जा रहा है, राम मंदिर का सपना साकार हुआ और काशी मथुरा की परंपराओं को नया जीवन मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को न सिर्फ अपराध मुक्त बनाया बल्कि राष्ट्रवाद और विकास की नई राह पर आगे भी बढ़ाया। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अभी वर्तमान में सरकार इस नए वित्तीय वर्ष में और सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बाद जो जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रही है।
हम नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा तो इसमें उससे लॉन्च करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर जो 2017 के पहले 6-7वें स्थान पर थी, आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों का इस 8 वर्ष की शानदार यात्रा में योगदान के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और विश्वास। चलिए, आपने खबर देखी, स्पेशल रिपोर्ट देखी, लेकिन हमने आपसे, देखिए, जनमत कार्यक्रम में हर मुद्दे पर एक पोल रहता है, क्या आप सीएम योगी के कार्य से संतुष्ट हैं? ये प्रश्न हमने पूछा और ये देखिए सरकार तक बात जाती है हमारी। 94% लोग कह रहे हैं कि हां, हम संतुष्ट हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से। अब बात करेंगे हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित प्रतिष्ठित ऑकलैंड हाउस स्कूल द्वारा 28 मार्च को ईद उल फितर के अवसर पर बच्चों से सफेद कुर्ता पायजामा और छोटी टोपी पहनकर स्कूल आने के लिए कहा गया है। ये फरमान न केवल एक धार्मिक पर्व, एक मजहबी पर्व को मनाने के तरीके को लेकर सवाल खड़ा करता है, बल्कि एक ऐसे मुद्दे की ओर इशारा करता है जो देश की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भावना को प्रभावित कर सकता है। क्या ये कदम मात्र एक सांस्कृतिक आयोजन था, जैसा कि स्कूल प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा, या फिर एक सुनियोजित प्रयास जिसका उद्देश्य विशेष समुदाय की पहचान को बढ़ावा देना है? देखिए, इस तरह का फरमान जारी करना, जब हर किसी को पता है कि हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और उसके रीति रिवाज हिंदू धर्म पर आधारित हैं, तो इस कदम ने निश्चित रूप से वह बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये संविधान की अवहेलना और धार्मिक भेदभाव की शुरुआत है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है, जिसका मतलब है कि सरकार और सार्वजनिक संस्थाएं किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जरा वो भी गौर से सुनिए। देखिए, जिस स्कूल का ये संदर्भ है ऑकलैंड, ईसाईयत मान बिंदुओं को लेकर इस स्कूल की स्थापना की गई, परंतु जब हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है। कुछ दिन पूर्व होली का पर्व पूरे देश में मनाया गया, परंतु इस स्कूल में विरोध हुआ कि हम होली भी नहीं मनाते। परंतु ये किस एजेंडे को लेकर हिमाचल में एक नया संदेश दे रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे, प्रशासन ऑर्डर करता है फोर्सफुली कि तुम स्कूल में आइए और ईद मनाइए। ईद के लिए एक ड्रेस भी इन्होंने कोड कर दी। हमने विड्रॉ कर लिया है इवेंट को बिकॉज ऑफ सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। ये क्योंकि पैरामाउंट है हमारे लिए। हमने होली भी बनाई थी, हम आगे रामनवमी भी बनाने वाले थे, जो अभी भी देखेंगे हम कैसे करेंगे, मगर अभी के लिए ईद जो है वो विड्रॉ हो चुका है। नोटिफिकेशन जा चुका है, नोटिफिकेशन हर पेरेंट को जा चुका है। 28 को कुछ नहीं होगा, यूनिफॉर्म में आएंगे बच्चे। चलिए, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखा और हमने भी, देखिए, हम भी ये मांग उठाते हैं कि इस तरीके से ये धीरे धीरे जो ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको लगता है कि आप बच्चे को टोपी पहना देंगे, इस तरीके का पर्व मनवा देंगे, तो ये धीरे धीरे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का जो नाटक चल रहा है, उसके खिलाफ हम कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई, जब सनातनी त्योहार आपको मनाने तो वो मनाइए, बच्चों को कहीं और मत ले जाइए। हिमाचल में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति, 98% लोग कहते हैं हाँ, 2% ना कहते हैं केवल। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम का रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।